हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आके नॉवल स्टोरी। ऑडियो स्टोरी सुनाने के लिए आके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 1। देहरादून। इस शहर का पुराना नाम द्रोणनगर है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह नगर अनेक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों के कारण भी जाना जाता है। देहरादून में गर्मियां मध्यम गर्म और सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। और इसी सदिया के मौसम में शाम का वक्त, सदिया के मौसम में दो लड़कियां एक सोल ओढ़कर सड़क की साइड पर चल रही थी। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, यार वैधी, आज बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। वैधी, जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच, गोरा रंग, कानों में छोटे छोटे झुमके, काली घेरी आंखें जिसमें अभी काले रंग का काजल लगाया हुआ था, गुलाबी होठ जिस पर पिंक कलर का लिपलोस लगाया हुआ था, चेहरे पर ठंड के कारण एक अलग ही ग्लो था, उसके गाल ठंड से लाल थे, लंबे बालों को खुला छोड़कर उस पर मंकी कैप डाली हुई थी जिसमें वह बहुत ही प्यारी और बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वैधी ने अभी नीले रंग का कुर्ता और प्लाजो पहना हुआ था। पैरों में इस वक्त शूज पहने हुए थे। उसने अपने कंधे पर एक सोल ओढ़ रखी थी। उस लड़की की बात सुन वैधी ने मुस्कुराते हुए कहा, यार नीति, तुम इस ठंड का मजा नहीं ले रही हो। ये देहरादून की ठंड ना मुझे एक अलग ही सुकून देती है। नीति जो खूबसूरत थी पर वैधी से थोड़ी कम, जिसकी हाइट 5 फुट 7 इंच, गोरा रंग, कत्थई आंखें, खुले हुए काले बाल जिस पर उसने स्कार्फ डाला हुआ था, उसने वैधी की तरह ही हरे रंग का कुर्ता और प्लाजो पहना हुआ था, पैरों में शूज और कंधे पर सोल ओढ़ी हुई थी। उसने वैधी की बात सुन अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, सुकून, तेरे इस सुकून की चक्कर में वॉर्न हमारी बैंड ना बजा दे, पता है ना। तुम्हारे सुकून के चक्कर में हम लोग कोट फांद कर आए हैं। अगर बाई चांस किसी को भी पता चल गया तो हम दोनों की बैंड बज जाएगी। वैधी ने उसकी बात पर कुछ कहना चाहा, तभी उसने देखा कि सड़क की दूसरी साइड एक बच्चा खून से लथपथ है। ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने परेशान होते हुए नीति से कहा, नीति, वो देख, वहां एक बच्चा खून से लथपथ है, चल जल्दी। इतना बोलकर वो उस तरफ चली गई। नीति भी घबराते हुए उस तरफ चली गई। वैधी और नीति ने उस बच्चे को देखा तो वह बच्चा बेहोशी की हालत में खून से लथपथ था। वैधी ने उस बच्चे का सर अपने गोद में लिया और उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, बेबी बेबी वेक अप, क्या हुआ है। वह लड़का करीबन 5 या 6 साल का था। उसके चेहरे से खून बह रहा था। उस लड़के के हाथों पर किसी के बेरहमी से मारने के निशान थे और माथे से चाकू से कट लगा हुआ था जहां से खून बह रहा था। यही नहीं, उस लड़के के माथे के पीछे के हिस्से से भी खून निकल रहा था, जैसे किसी ने उसके पीछे रोड से मारा हो। वैधी और नीति की आंखों में उस लड़के की हालत को देखकर आंसू आ गए थे। वैधी ने उस लड़के की नब्ज को चेक किया तो उसके अंदर एक उम्मीद जग गई। उसने अपनी रूंधी आवाज में नीति से कहा, नीति, जल्दी से किसी से लिफ्ट मांगो, हमें तुरंत इस बेबी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसने उस लड़के को गोद में उठा लिया। नीति ने रास्ते पर आती गाड़ियों से लिफ्ट मांगना चालू कर दिया, पर कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। नीति ने कुछ सोचा, फिर जल्दी से एक गाड़ी के सामने आ गई। उस गाड़ी में बैठे लड़के ने जोर से कार की ब्रेक लगाई। वैधी की डर के कारण चीख निकल गई, नीति। नीति ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उस लड़के ने कार का दरवाजा खोला और गुस्से से नीति की ओर बढ़ गया। उसने नीति पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लड़की अंधी हो क्या? अगर सुसाइड करने का इतना ही शौक है तो किसी और की कार के नीचे आओ। उसकी बात का नीति कुछ जवाब देती उससे पहले ही वैधी ने उसकी ओर बढ़कर उस लड़के से कहा, भैया प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, ये बच्चा बहुत जख्मी है। नीति ने भी उस लड़के के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ सर, प्लीज मुझे बाद में डांटना, पर अभी के लिए इस बच्चे को बचा लीजिए। उस लड़के ने अपनी भारी आवाज में कहा, ठीक है, जल्दी से कार में बैठो। अपनी बात कहकर वो लड़का जल्दी से कार में बैठ गया। नीति ने जल्दी से दरवाजा खोला। वैधी जल्दी से उस बच्चे को गोद में लिए हुए कार में बैठ गई। नीति भी उसके बैठते ही कार में बैठ गई। वैधी उस बच्चे को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वह बच्चा इतने ज्यादा दर्द के कारण बेहोश हो गया था। उस लड़के ने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी। वैधी और नीति दोनों की आंखों में आंसू थे।
वो लड़का और उस लड़के की बगल में बैठे लड़के की आंखें बैकव्यू मिरर से उन तीनों पर ही थी। ड्राइव कर रहे लड़के के बगल में बैठे लड़के की नज़र सिर्फ वैदेही पर ही टिकी हुई थी। वही वो ड्राइव कर रहे लड़के की नज़रें नीति तो कभी वैदेही तो कभी उस खून से लथपथ बच्चे पर जा रही थी। ड्राइव कर रहे लड़के ने जल्दी से अपनी कार रोकी। उसके कार रोकते ही पैसेंजर सीट पर बैठे हुए लड़के ने अपनी साइड का दरवाज़ा खोला और जल्दी से वैदेही की साइड वाला दरवाज़ा खोलकर उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वैदेही और नीति के साथ वो लड़का भी जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उन तीनों ने देखा कि जो लड़का उस बच्चे को अंदर लाया था वो आईसीयू वार्ड के बाहर पिट कर खड़ा है। ये देखकर वो तीनों उसके पास ही चले गए। वैदेही ने आईसीयू वार्ड के डोर से अंदर देखा तो डॉक्टर उस लड़के का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वैदेही की आंखों से अभी भी उस लड़के की हालत देखकर आंसू बह रहे थे। उसने रूंधी आवाज में कहा, इतना बेरहम कौन हो सकता है, छोटे से बच्चे पर इतनी ज्यादती। नीति उसकी बात सुनकर उसे संभालने लगी। तभी एक नर्स उन दोनों के पास आकर बोली, मैम आप जाकर फीस पे कर दीजिए। नीति और वैदेही ने एक दूसरे को देखा, फिर इशारों में ही एक दूसरे से बात की। वह दोनों एक दूसरे की बात को समझ गए। वह दोनों ही जल्दी से बिलिंग काउंटर की ओर चली गई। वही वो दोनों लड़के उन दोनों को जाते हुए ही देख रहे थे। उन दोनों में से एक लड़के ने कहा, वेदांत ये तुम्हारे कॉलेज की ही लड़कियां है ना? वेदांत 6 फुट 4 इंच हाइट, शार्प फेसियल फीचर्स, गोरा रंग, भूरी आंखें जिसमें कई राज छुपे हुए थे, हल्के गुलाबी होठ, जो लाइन गर्दन और गले में पहना हुआ एक वी अल्फाबेट का प्लेटिनम का पेंडेंट। इस वक्त वेदांत ने फॉर्मल ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। पैरों में वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन के शूज पहने हुए थे। शर्ट के 3 बटन्स खुले होने की वजह से उसकी मस्क्यूलर चेस्ट विजिबल हो रही थी। उसके इस तरह के लुक से कोई भी लड़की उस पर फिदा होने से खुद को नहीं रोक सकती थी। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा डैशिंग लग रहा था, या कहा जाए कि वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। इस वक्त उसकी भूरी आंखें शांत थी और वो जाती हुई वैदेही को ही देख रहा था। वेदांत ने बिना किसी भाव के उस लड़के को देखते हुए कहा, हाँ भाई, ये मेरे ही कॉलेज की लड़कियां है। कुणाल, जो लुक्स में वेदांत को टक्कर देता था, उसका बड़ा भाई जिसकी 6 फुट 5 इंच हाइट, दिखने में गुस्सेल लगता है पर है नहीं। इस वक्त उसने 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था और पैरों में ब्लैक लेदर के शूज, हाथों में ब्रेडेड घड़ी और आंखों पर गोल्डन रंग की फ्रेम के वाइट गॉगल्स पहने हुए थे। कुणाल और वेदांत देश के जाने माने बिजनेसमैन धनंजय राठौड़ के बेटे थे। और यही नहीं, कुणाल खुद एक बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी बिजनेस की दुनिया में 2nd पोजीशन पर आती थी। वेदांत उसका छोटा भाई था, पर ये उसकी सच्चाई नहीं थी। वेदांत की सच्चाई कुछ और ही थी। वो सबके सामने कॉलेज स्टूडेंट और बिजनेसमैन दिखाता था, पर यह भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही था। बाकी सच्चाई कुछ और ही थी। कुणाल ने वेदांत को इस तरह से वैदेही को देखते हुए देखा तो उसने कहा, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? वेदांत ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। वेदांत की बात सुन कुणाल ने कहा, क्या सच में बहुत अच्छी लड़की है, पर क्या वो ये जानती है कि तुम उसे पसंद करते हो? वेदांत ने बिना किसी भाव के कहा, कैसे जानेगी भाई, जब एक ही कॉलेज में रहने के बावजूद उसने मेरा चेहरा ही ना देखा हो। कुणाल ने हैरानी से कहा, इसका मतलब कि तू उससे अभी तक मिला ही नहीं है? उसने कहा, नहीं, पर अब उससे मिलना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं सिर्फ उसे मन ही मन एडमायर करता था, पर आज उसका इतना अच्छा हेल्पिंग नेचर देखकर उससे प्यार हो गया है। उसने आगे की बात मन ही मन कही, उसका किसी अनजान बच्चे के लिए इतना परेशान होना मेरे दिल को बेचैन कर गया। कुणाल के चेहरे की हैरानी और बढ़ गई। वही हॉस्पिटल के दूसरी ओर बिलिंग काउंटर पर वैदेही ने नीति से कहा, वैदेही 1 लाख तू पे कर और 1 लाख मैं करती हूँ। वैदेही ने हमें सर हिलाया। उन दोनों ने ही अपना क्रेडिट कार्ड बिलिंग काउंटर पर बैठी लड़की को दिया। उस लड़की ने उनका कार्ड स्वाइप करके उन्हें वापस कर दिया। उन दोनों ने ही अपना अपना कार्ड ले लिया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ नीति, वो 2 इंसान जिन्होंने हमारी मदद की थी उन्हें शुक्रिया बोल देते हैं। अगर आज वह दोनों नहीं होते तो शायद हम उस बेबी को बचा नहीं पाते। नीति ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा,
हाँ तुम सही कह रही हो, हमें उन दोनों को थैंक यू कहना चाहिए। वह दोनों लड़कियां आईसीयू वार्ड के पास आ गई तो उन दोनों ने देखा कि वहां पर जो दो लड़के कुछ वक्त पहले खड़े थे वो अब वहां नहीं थे। उन दोनों ने निराशा से अपना सर झुका लिया। वैधी ने धीरे से कहा, काश हम दोनों उन दोनों लड़कों को थैंक यू बोल पाते, मुझे तो ना उन दोनों का चेहरा ठीक से याद है ना ही नाम। नीति ने कहा, हाँ यार मैंने भी उन दोनों का चेहरा ठीक से नहीं देखा है, पर तू चिंता मत कर, दुनिया बहुत छोटी है, उन दोनों का हम दोनों से सामना कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। उसकी बात पर वैधी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी आईसीयू वार्ड का दरवाजा खुला। उस वार्ड से डॉक्टर बाहर आया। वैधी ने उन्हें देखकर परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ डॉक्टर, बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ मैम बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप उस बच्चे को समय पर हॉस्पिटल ले आए। अगर जरा भी लेट हो जाता तो उसकी जान चली जाती, फिलहाल तो वो इस वक्त बेहोश है, कल सुबह तक बच्चे को होश आ जाएगा। वैधी ने हाँ में सर हिला दिया। वही दूसरी ओर वेदांत और कुणाल इस वक्त एक्ट क्लब के प्राइवेट रूम में थे और उनके सामने उनके दोस्त भी बैठे हुए थे। क्या कुणाल भाई, आपने क्या कहा कि मेरे यार जैसे भाई को उस साइलेंट मोड पर रहने वाली अनारकली से प्यार हुआ है? एक लड़के ने लगभग चिखते हुए कहा। उस लड़के की बात पर वेदांत के दोस्तों के साथ कुणाल की भी हंसी छूट गई। वेदांत ने घूर कर उस लड़के को देखा। उसने गुस्से से कहा, आदित्य जिसकी हाइट 5.11 इंच, दिखने में हैंडसम, स्वभाव से मजाकिया, बेशुरे गानों का शौकीन, हर वक्त मजाक के मूड में ही रहने वाला आदित्य सिंह खानदान का छोटा बेटा है। वो खानदान देश के टॉप 10 अमीर परिवारों के लिस्ट में आता है। आदि ने वेदांत की ओर देखा और अपना थूक गटक लिया। उसने अटकते हुए कहा, मम्मा मजाक था भाई, मजाक। वेदांत ने उसे और बुरी तरह से घूर कर देखा। वेदांत के दूसरे दोस्त ने ये देखकर कहा, यार वेद तू उसे कितना घूरेगा, मजाक में ही तो बोला है, वैसे भी वो सच ही तो कह रहा है। आखिर तुम्हें उस साइलेंट मोड में क्या दिखा जो तुम्हें उससे प्यार हो गया? वेदांत उसकी बात पर एकदम खामोश हो गया। उसने अपने हाथों में लिए ड्रिंक के ग्लास को हिलाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और सोफे से सर को लगा दिया। कुणाल ने ये देखा तो उससे कहा, मैं बताता हूँ राघव। राघव एक हैंडसम सा लड़का जिसकी 6 फुट 1 इंच हाइट, स्वभाव से आदि की तरह ही मजाकिया है। ये जिंदल खानदान के बड़े बेटे का छोटा बेटा है। ये खानदान भी देश के टॉप 10 अमीर परिवारों में से एक है। राघव ने उसकी बात सुन आंखों में चमक लाते हुए कहा, हाँ तो बताइए ना। कुणाल ने कहा, जब इस जनाब से मैंने पूछा तो मैं खुद भी उसकी बातें सुनकर हैरान था। उस जनाब ने मुझसे कहा कि पहले वो उसे एडमायर करता था, पर आज जब वैधी ने एक बच्चे की जान बचाई तो उसे वैधी से प्यार हो गया। तभी उन सब में से कब से शांत बैठे लड़के ने वेदांत से कहा, वेद वो वैधी है जो आज तक उसे प्रपोज करने वाले लड़कों को रिजेक्ट करती आई है। अगर उसने तुझे भी रिजेक्ट कर दिया तो? वेदांत ने आंखें खोलकर उस लड़के की ओर देखा। उस लड़के ने आगे कहा, ऐसे देख क्या रहा है, बता तो तब क्या करेगा? वेदांत ने शांति से कहा, पहले उसे प्रपोज करके देखने तो दे तुषार कि वह मुझे रिजेक्ट करती है कि नहीं। अगर वह मुझे मना करती है तो मैं उससे दूर हो जाऊंगा, अगर प्यार करती है तो जिंदगी भर अपना बनाकर रखूंगा। तुषार जो दिखने में हैंडसम है, 6.3 इंच हाइट, ये चौधरी खानदान का बड़ा बेटा, स्वभाव से शांत और समझदार। वेदांत की बात पर तुषार ने कुछ नहीं कहा और अपनी ड्रिंक के सिप लेने लगा। हॉस्पिटल। वैधी ने नीति से कहा, नीति तू हॉस्टल चली जा, यहां मैं रुकती हूँ। वैधी की बात पर नीति ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं वैधी, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, हम दोनों साथ आए थे और साथ ही जाएंगे भी। वैधी ने भी ना में सर हिला दिया। उसने उससे कहा, ठीक है तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, इस बच्चे के बारे में पता करते हैं। नीति ने भी हाँ में सर हिला दिया। वैधी ने डॉक्टर से परमिशन लेकर आईसीयू वार्ड के अंदर जाकर उस बच्चे की कुछ तस्वीरें ली। इतना करने के बाद वैधी और नीति पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। इंस्पेक्टर कदम, हमारी मदद कर दीजिए इस बच्चे के परिवार को ढूंढने में, उसने अपने फोन में फोटो दिखाते हुए इंस्पेक्टर कदम से कहा। इंस्पेक्टर कदम ने वैधी की बात सुनकर उसके हाथों से फोन लेते हुए कहा,
ये बच्चा हाँ, इस बच्चे को मैं जानता हूँ। इस बच्चे की गुम होने की खबर मुंबई के पुलिस स्टेशन में 2-3 दिन पहले दर्ज हुई थी। मैं वहां के पुलिस स्टेशन में ये खबर पहुंचा देता हूं और शायद वहीं से उस बच्चे के परिवार के बारे में पता चल जाए। वैधी और नीति ने हमें सर हिलाया। इंस्पेक्टर कदम ने किसी को कॉल लगाकर कुछ कहा। कॉल कट करने के बाद कदम ने वैधी और नीति से कहा, उस बच्चे के पेरेंट्स कल तक आ जाएंगे। वैधी और नीति ने इंस्पेक्टर कदम को धन्यवाद कहा और वह दोनों वहां से निकल गई। अगले दिन उस बच्चे को अब तक होश आ गया था और उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वैधी और नीति उस बच्चे के अगल बगल में ही बैठी थी। उस बच्चे की चोटों पर डॉक्टर ने मरहम और पट्टी लगाई हुई थी, पर वो बच्चा अपने पास किसी अनजान को देखकर घबराने लगा। वो डर से कांपते हुए बोला, कौन, मुझे मत मारो प्लीज। वैधी और नीति ने उस बच्चे को खुद से ऐसे डरता देखा तो वह दोनों भी थोड़ी घबरा गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सर हिला दिया। वैधी ने उस बच्चे के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, बच्चा डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वैधी का इतना प्यार भरा एहसास पाकर उस बच्चे का डर थोड़ा कम हो गया। वो बच्चा वैधी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, दीदी। वैधी ने उस बच्चे के हाथ को पकड़कर सहलाते हुए कहा, बच्चा अब आपको कैसा फील हो रहा है? उस बच्चे ने हमें सर हिला दिया। वैधी ने प्यार से उसके छोटे से हाथों पर किस करते हुए कहा, गुड, क्या बच्चा आप हमें ये बताएंगे कि आपका नाम क्या है? उस बच्चे ने अपनी अटकती हुई आवाज में कहा, रुद्र। ये सुनकर वैधी और नीति के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। नीति ने स्माइल करते हुए कहा, बच्चा आप चिंता मत करिए, आपके पेरेंट्स को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, कुछ ही देर में आपके पेरेंट्स यहाँ आ जाएंगे। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी, जिसे देखकर वैधी और नीति के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। नीति ने अपनी जगह से उठते हुए रुद्र से कहा, बच्चा क्या आपको भूख लगी है? रुद्र ने मासूमियत से अपना सर हमें हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। नीति ने हमें सर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद वैधी रुद्र से बातें करने लगी। वैधी रुद्र से कुछ ही वक्त में अटैच हो गई थी। छोटे से रुद्र को वैधी किसी एंजल की तरह लग रही थी। रुद्र को वैधी की बातें सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। रुद्र ने मासूमियत से कहा, आप बहुत ही सुंदर हो दीदी, बिल्कुल एंजल की तरह। ये सुनकर वैधी मुस्कुरा दी। उसने कहा, आप भी बहुत प्यारे हैं मिस्टर प्रिंस। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही दूसरी ओर बहुत सारी कारस आकर हॉस्पिटल के बाहर रुकी। उन कार में से कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर आए। एक गार्ड ने आकर बिचवाली कार का दरवाजा खोला। उसमें से एक मिडिल एज आदमी और औरत बाहर आए। आदमी के चेहरे पर रोब था और वो अपनी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी लिए आगे बढ़ रहा था। उस आदमी के पीछे चल रही औरत के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वह औरत चिंता के भाव लिए उस आदमी के पीछे पीछे चल रही थी। इधर वैधी रुद्र से बात ही कर रही थी कि तभी थोड़ी तेज आवाज के साथ किसी ने दरवाजा खोला और एक औरत भागते हुए अंदर आखिरी वो औरत सीधे बेड पर लेटे रुद्र के सीने से लगकर रोने लगी। उस औरत को देखकर वैधी की आंखें शोक से बड़ी हो गई। उस औरत ने अभी तक रुद्र के पास में बैठी वैधी को नहीं देखा था। वही अपनी मां के पास होने का एहसास पाकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र ने अभी तक वैधी का हाथ नहीं छोड़ा था। उसने अपने एक हाथ से वैधी के हाथ को पकड़े हुए अपने छोटे से हाथ को धीरे से उठाते हुए धीरे से वो अपनी मां के सर को सहलाते हुए बोला, मोम। ये सुनकर वो औरत और जोर से रोने लगी। वही वैधी उस औरत को देखकर घबरा गई। उसने धीरे से अपने हाथ से रुद्र के हाथ को अलग किया और वो वहां से धीरे से निकलने लगी। पर उसके कदम दरवाजे पर खड़े आदमी को देखकर जहां थे वहीं पर जम गए। उसका गला सूखने लगा और डर से उसने अपनी नजरें झुका ली। उस आदमी ने वैधी को घूरते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। उस आदमी की आवाज धीमी थी पर इतनी सख्त थी कि वैधी की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई थी। वैधी अपना चेहरा झुकाए हुए उस आदमी के पीछे चलने लगी थी। वैधी वहां से भाग जाना चाहती थी पर आसपास गार्ड्स के खड़े होने की वजह से वो अब भाग भी नहीं सकती थी।
वही नीति जो अब तक वार्ड की ओर ही बढ़ रही थी, उसने वैदेही को किसी अनजान इंसान के साथ जाता देखा तो उसने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, वैदेही कहाँ जा रही है? वैदेही और उस आदमी ने जब नीति की आवाज सुनी तब वो दोनों ही उसकी ओर पलट गए। वैदेही ने जब नीति को देखा तो मन ही मन अपना सर पिटते हुए बोली, लो जी, हो गया एक और कांड, इसे भी अभी आना था, ये भी फंस गई अब। नीति जो उस आदमी की पिठ को देखते हुए ये सब बोल रही थी, उस आदमी के चेहरे को देखकर वह हैरान रह गई और उसकी सिटी मिट्टी गूल हो गई और उसने अपना सर पिटते हुए कहा, धत तेरी की, बच गई बैंड। उस आदमी ने जब नीति को देखा तो उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। उसने हल्के गुस्से के साथ वैदेही को देखते हुए कहा, क्या ये भी तुम्हारे साथ है? वैदेही ने हाँ में सर हिला दिया। नीति ने ये सुना तो अपना थूक गटक लिया। उसने घबराते हुए उस आदमी को देखा और वह बुदबुदाते हुए बोली, मर गए चाचा जी यहाँ, अच्छा हुआ मीरा यहाँ पर नहीं है, वरना उसकी भी बैंड बेचनी ही थी। पारितोष शेखावत मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन में से एक है। इनके तेवर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। वो इतना ही बोल पाई थी कि पारितोष ने अपनी कड़क आवाज में कहा, अब तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो, मेरे पीछे आओ। उसकी बात सुनकर दोनों ने ही अपना सर झुका लिया और उसके पीछे जाने लगी। पारितोष ने गुस्से में हॉस्पिटल के एक प्राइवेट कमरे में आते हुए कहा, कितने सालों से तुम दोनों यहाँ पर हो? उन दोनों ने ही उनके सवाल पर अपना थूक गटका और एक दूसरे को देखा। वैदेही ने हकलाते हुए कहा, चाचा जी वो हम 2 साल लो से यही है। उसकी बात पर पारितोष को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, और बाकी के 3 साल कहाँ पर थी तुम दोनों? इस बार नीति ने हकलाते हुए कहा, चाचा जी लंदन में। ना जाने क्यों वो नीति की बातों से सहमत नहीं थे। उसने आगे कहा, क्या अब तुम दोनों बताने का कष्ट करोगी कि बिना बताए तुम दोनों अपने घरों को छोड़कर इतनी दूर क्या करने गई थी? वैदेही और नीति ने डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। उन दोनों को खुद से इतना डरता देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने वैदेही और नीति को कितना डरा दिया है। पारितोष ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। उसने नॉर्मल होकर पूछा, अब बताओ। वैदेही ने उनकी नॉर्मल आवाज सुनी तो उसने अटकते हुए कहा, चाचा जी हमें उन घरों में रहना पसंद नहीं है जहां छोटी सी गलती पर भी किसी की जान ले ली जाए। नीति ने वैदेही की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ चाचा जी, वेदी ठीक कह रही है और हमें कैद वाली जिंदगी नहीं जीनी थी, हमें आज़ाद रहना था, इसलिए हम दोनों ने ही अपने घरों से भागने का प्लान बनाया। पारितोष ने उन दोनों की बात सुनी तो घूरकर उन दोनों को देखा। वैदेही ने हिचकिचाते हुए कहा, चाचा जी प्लीज, ये बात हम दोनों के परिवार को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम दोनों इंडिया में हैं। ये सुनकर एक बार फिर पारितोष ने उन्हें घूर कर देखा। नीति से अब उनका घूरना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जल्दी से पारितोष के पैरों को पकड़ते हुए बोली, हमारे प्यारे चाचा जी प्लीज। वैदेही भी जल्दी से उनके पैर पकड़ते हुए बोली, प्लीज चाचा जी मान जाए। ये सुनकर पारितोष ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगा, अब मुझे इतना घन लगाना बंद करो। ये सुनकर नीति और वैदेही खुश हो गई। वह दोनों जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और उन दोनों ने जल्दी से उसे गले लगा लिया। पारितोष भी मुस्कुरा दिया। वैदेही और नीति उनसे अलग हुई। वैदेही ने उनकी ओर देखते हुए हिचकिचाते हुए कहा, वो बेबी, चाची जी क्या वो आप दोनों का बेबी है? और उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई? क्या आप जानते हैं किसने उसे इतनी बेरहमी से मारा था? उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए नीति बोली, हाँ चाचा जी, ये कैसे हो गया? जहाँ तक हमें याद है कि आप हमेशा अपने परिवार को फुल सिक्योरिटी में रखते हो। फिर पारितोष ने भी परेशान होते हुए कहा, मुझे भी पता नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, हमें ये बताए कि रुद्र आप दोनों को कहाँ से मिला? नीति ने कहा, वो हम दोनों हॉस्टल से बाहर शाम को रास्ते पर टहलने आए थे, तब दूसरी साइड हमें कोई बच्चा जख्मी हालत में मिला तो हम दोनों उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आ गए। इतना कहते हुए नीति को फिर से रुद्र की जख्मी हालत याद आ गई, जिससे नीति के साथ वैदेही की भी आंखें नम हो गई। तभी वैदेही का फोन बजने लगा। वैदेही ने जब फोन स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखा तो उसने नीति से कहा, चल मीरा कॉल कर रही है, शायद वो हमें लेकर परेशान हो रही होगी। वैदेही ने पारितोष की ओर देखते हुए कहा, चाचा जी हम दोनों चलते हैं, रात से यहीं पर है,
जिस वजह से मीरा परेशान हो रही होगी। पारितोष ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है बच्चों, आप दोनों जाइए। वैधी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चाचा जी, रुद्र का ख्याल रखिएगा। पारितोष ने हाँ में सर हिलाया। वैधी और नीति ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लेकर चली गई। उनके जाने के बाद पारितोष ने मन ही मन परेशान होते हुए कहा, मैं तो तुम दोनों की यहाँ होने की खबर छुपा लूंगा। पर आप दोनों सोच भी नहीं सकती कि आप तीनों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है अगर अस्वद को जरा भी भनक लग गई कि तुम तीनों। पारितोष जब वार्ड में आया तब मीनाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ रह गए थे आप? रुद्र कब से आपको मिस कर रहा है। मीनाक्षी पारितोष जी की धर्मपत्नी और रुद्र की माँ है। पारितोष ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे स्ट्रॉन्ग बेटे के लिए खाना लेने गया था। उसने वैधी और नीति से मिलने वाली बात छुपा ली। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप हमारे बेटे की जान बचाने वाले से मिले? पारितोष ने हामी भरते हुए कहा, हाँ हम मिले उनसे, पर उनके फैमिली मेंबर्स कॉल कर रहे थे जिस वजह से वो चले गए। उन्होंने साफ सफेद झूठ बोला। रुद्र ये सुनकर मायूस हो गया। उसका मायूस चेहरा देखकर उसने स्माइल करते हुए कहा, पर वो आपको गुड बाय में ये बोल कर गई है कि अगर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे तब वह दोनों जल्दी से आपसे मिलने आएगी। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके चेहरे की स्माइल देख पारितोष और मीनाक्षी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ वैधी और नीति हॉस्टल पहुंच चुके थे, पर जब उन दोनों ने गेट पर खड़ी वार्डन को देखा तो वह दोनों जल्दी से छुप गई। वैधी ने घबराते हुए कहा, अब क्या करें? नीति, वार्डन तो बाहर ही खड़ी है, अब अंदर कैसे जाएं? नीति ने भी घबराते हुए कहा, मुझसे क्या पूछ रही है, तू ही कुछ सोच। ये सुनकर वैधी अपने नाखून चबाते हुए कुछ सोचने लग जाती है। उसने कुछ सोचते हुए अपनी दोस्त मीरा को कॉल लगाया। मीरा के कॉल उठाते ही मीरा वैधी पर फूट पड़ी। सामने से मीरा ने गुस्से से कहा, तुम दोनों कुछ करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचती भी हो कि नहीं? मीरा का गुस्सा सुनकर वैधी ने जल्दी से अपने कान से फोन हटाकर नीति के कान पर रख दिया। नीति ने उसे घूर कर देखा। अब मीरा का सारा गुस्सा नीति पर उतर रहा था। उसने उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, मीरा शांत हो जा, हम दोनों तुम्हें सब बताएंगे, पर अभी हम दोनों की मदद कर देना। मीरा ने कहा, ठीक है, बता क्या करना है। नीति के हाथों से वैधी ने जल्दी से फोन ले लिया। उसने कहा, हम दोनों गेट के पास वाले पेड़ के पीछे छुपे हैं, तुम जल्दी से गेट पर खड़ी वार्डन का ध्यान भटका दो। मीरा ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वैधी और नीति अपना सर पेड़ से हल्का सा बाहर निकालकर मेन गेट को देखने लगी। उन दोनों ने देखा कि एक खूबसूरत लड़की जिसने क्रेप टॉप और जीन्स पहना हुआ था, वो लड़की वार्डन के पास आकर उस वार्डन से कुछ कहती है, जिससे वो वार्डन वहां से अंदर चली जाती है। नीति ने ये देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, सच में कुछ भी हो, पर हमारे कांड की लिस्ट में मीरा हमेशा शामिल हो ही जाती है। उसकी बात पर वैधी को भी हंसी आ गई। उसने कहा, चलो जल्दी, वरना वार्डन हमारी बैंड बजा देगी। वैधी और नीति जल्दी से गेट के अंदर भाग गई। वैधी और नीति जल्दी से अपने हॉस्टल रूम में आ गए। मीरा ने उन दोनों के आते ही रूम का डोर लॉक कर दिया। उसने गुस्से से पूछा, अब बताओगी भी कि नहीं कि तुम दोनों रात से कहाँ गायब थीं? नीति ने एक नज़र वैधी को देखा, फिर मीरा को देखते हुए वो सारी बातें बता दी जो कल रात हुई थी। उसने वो बात भी बता दी कि आज वो उनके चाचा से मिले और वो बच्चा रुद्र उन्हीं का ही बेटा था। मीरा की भी आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए थे। उसने जल्दी से वैधी और नीति को अपने गले लगा लिया। उसने अपनी रूंधी आवाज में कहा, सॉरी, बिना कुछ सोचे समझे तुम दोनों पर गुस्सा किया। ये सुनकर नीति ने मजाक करते हुए कहा, अब क्या गले लगाकर मार देने का इरादा है? ये सुनकर मीरा को हंसी आ गई। उसने उन दोनों से अलग होते हुए कहा, आज तुम दोनों यही रहने दो। थक गई होगी, रेस्ट करो, कल से आना। वैधी ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, हम आ रहे हैं, रेस्ट का क्या है, जल्दी आकर सो जाएंगे, क्यों नीति? ये सुनकर नीति ने कहा, हाँ वैधी सही कह रही है, रेस्ट हम दोनों आकर कर लेंगे। मीरा ने भी ना में सर हिला दिया।
वैदेही और नीति कुछ ही देर में तैयार होकर मीरा के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। राठौड़ मेंसन। राठौड़ मेंसन इस शहर का सबसे बड़ा और लग्जरियस मेंसन था। वेदांत और कुणाल सीढ़ियां उतरते हुए मेंसन से बाहर जा ही रहे थे कि तभी उनके कानों में धनंजय राठौड़ की आवाज पड़ी, जिससे उन दोनों के सीढ़ियां उतरते कदम रुक गए। उसने कहा, तुम दोनों कल रात कहाँ थे? ये कहते हुए धनंजय ने उन दोनों को घूर कर देखा। वेदांत ने उनकी ओर देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, हम आपको ये बताना सही नहीं समझते। इतना कहते हुए वेदांत कुणाल के साथ बाहर चला गया। उसने कार में बैठते हुए कहा छोड़ू तुम्हें, कॉलेज या कंपनी? वेदांत ने अपने फोन में देखते हुए कहा, कॉलेज। ये सुनकर कुणाल ने मजाक करते हुए कहा, लगता है आज से ही प्यार की पटरी पर चलने वाले हो। वेदांत ने ये सुना और घूर कर कुणाल को देखा। ये देखकर कुणाल हड़बड़ा गया। उसने अपना ध्यान फोन में लगा दिया। कुछ ही देर में कुणाल वेदांत को कॉलेज के बाहर छोड़कर चला गया। वेदांत के आते ही उसके दोस्त भी उसके पास आ गए। आदि ने वेदांत के आते ही कहा, इतनी देर कैसे हो गई भाई, अब जाओ और जल्दी से उस साइलेंट मोड अनारकली को प्रपोज करो। ये सुनकर उसने उसे घूर कर देखा। आदि ने ये देखा तो अपना थूक गटकते हुए कहा, ऐसे मत घूरो भाई, मजाक था भाई, मजाक ही। इतना कहते हुए उसने अपने दांत चमका दिए। वेदांत ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने क्लास की ओर चला गया। दोपहर का वक्त। कॉलेज कैंटीन। वैदेही, नीति और मीरा इस वक्त कैंटीन में बैठे हुए अपने क्लास के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। मीरा ने वैदेही और नीति को देखते हुए कहा, क्या यार आज का लेक्चर कितना बोरिंग था, काश अनु यहाँ होती, उसके बगैर तो क्लास बोरिंग ही लगती है। ये सुनकर नीति ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा बस चलता तो उस प्रोफेसर को क्लास के बाहर ही फेंक दूं, हम दोनों ने कल रात से अपनी नींद पूरी नहीं की है और उस प्रोफेसर का वो बोरिंग लेक्चर। इतना कहते हुए उसने उबासी ली। वैदेही ने ये देखकर अपना सरना में हिला दिया। उसने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ना जाने तुम दोनों को उस प्रोफेसर से क्या दिक्कत है, अच्छा खासा पढ़ाते हैं पर तुम दोनों को वो बोरिंग ही लगते हैं। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ, शायद तुम दोनों की नींद चली जाए। मीरा और नीति ने हाँ में सर हिला दिया। वैदेही उन दोनों के पास से जाने को हुई उससे पहले उसके आगे कुछ लड़के आकर खड़े हो गए। उन लड़कों को देखकर वैदेही के कदम डर से अपनी जगह पर ही जम गए। एक लड़के ने उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, वैदेही कितनी बार बोला है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम हो कि हर बार मुझे रिजेक्ट करती हो। इतना कहते हुए उस लड़के ने वैदेही को ऊपर से नीचे तक देखा। वैदेही ने आज ऑरेंज कलर का अनारकली सूट और उस पर काले रंग का दुपट्टा कैरी किया हुआ था, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस लड़के ने वैदेही के चेहरे को छूने की कोशिश करते हुए कहा, खूबसूरत लग रही हो। उस लड़के की ऐसी हरकत से वैदेही ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर दिया। उस लड़के और उसके दोस्तों को देखकर कैंटीन में बैठे सभी स्टूडेंट्स डरते हुए वहां से भाग गए थे। मीरा और नीति उन सारे लड़कों को घूरते हुए वैदेही के अगल बगल में आकर खड़ी हो गई। नीति ने गुस्से से उस लड़के को वैदेही से दूर धकेलते हुए कहा, लगता है तुम पिछली बार की दूलाई भूल गए हो। उस लड़के ने ये देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, ओ साली साहिबा, जितना गुस्सा मेरी होने वाली बीवी नहीं कर रही है उतना तो तुम ही भाव खा रही हो। मीरा ने उस लड़के की कॉलर पकड़ते हुए कहा, एक बार ही बोलूगी, चला जा वरना। वैदेही उस लड़के की बदतमीजी और आए दिन जूनियर्स गर्ल्स को उनके मजी के बिना फोर्सफुली किस करते हुए देख चुकी थी, जिस वजह से वैदेही को उस लड़के से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। और यही नहीं, वो लड़का कई बार वैदेही को प्रपोज भी कर चुका है, पर वैदेही ने उसे हर बार ये कहकर ठुकराया है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। पर वैदेही का उसे मना करना उसे खटक गया, जिस वजह से वो वैदेही के पीछे ही पड़ गया। कई बार उसने कॉलेज कैंपस में वैदेही के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, पर नीति और मीरा ने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। वैदेही ने नीति का हाथ पकड़ लिया। नीति ने उसे संभालते हुए कहा, तू डर क्यों रही है, हम दोनों हैं यहाँ, ये कुछ नहीं करेगा। उस लड़के ने मीरा से अपना कॉलर छुड़ाया और उसे दूर धकेल दिया,
जिससे मीरा फंस पर गिर गई। नीति उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, पर उसे उस लड़के के दोस्तों ने पकड़ लिया। मीरा ने ये देखा तो गुस्से से जमीन से उठकर नीति को छुड़ाने जाने लगी, पर उसे भी उस लड़के के दोस्तों ने पकड़ लिया। ये देखकर वैदेही बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वो उस लड़के को देखते हुए पीछे होने लगी। ये देखकर वह लड़का अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। वैदेही अब तक दीवार से टकरा गई थी। वो अपनी डर भरी नजरों से उस लड़के को ही देख रही थी। नीति ने चिल्लाते हुए कहा, खबरदार जो मेरी वेदी के करीब भी गए तो। ये सुनकर उस लड़के ने उसे डेविल स्माइल पास की। वैदेही ने डर से हकलाते हुए कहा, दूर रहो रोनी। रोनी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। उसके पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी है। इस बात का उसने बहुत ही अच्छा फायदा उठाया है। रोनी ने वैदेही के मुंह से अपना नाम सुना तो दिल पर हाथ रखते हुए बोला, हाय जान, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम हाई घायल कर दिया मेरे दिल को। मीरा ने चिल्लाते हुए कहा, वेदी थप्पड़ मारो उसे। ये सुनकर वैदेही की जान हलक में आ गई। उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रोनी के चेहरे को देखते हुए उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, क्योंकि उसे रोनी से बहुत डर लग रहा था। रोनी उसके करीब बढ़ते हुए बोला, आखिर क्यों तुम हर बार मुझे रिजेक्ट करती हो? क्यों मैं हैंडसम नहीं हूँ? कॉलेज की आधी से ज्यादा लड़कियां मरती है मुझ पर, तुम हो कि हर बार मुझे रिजेक्ट करती हो? रोनी की बातें सुनते हुए वैदेही की आंखों से आंसू बहे रहे थे। वो अपने आप में सिकुड़ने लगी थी। ना चाहते हुए भी वो पैनिक करने लगी थी। उसने उसकी ओर झुकते हुए कहा, पर आज तुम्हें हाँ बोलना ही होगा, अपनी मर्जी से या फिर मेरी जबरदस्ती से। तुम्हें पता है तुम्हारे रिजेक्शन से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है कॉलेज में, बस आज उसी बेइज्जती का बदला लूंगा। रोनी ने किसी को आवाज देते हुए कहा, फोटो अच्छे से लेना रिक्की। ये सुनकर रिक्की उन दोनों की फोटो खींचने लगता है। मीरा ने गुस्से से कहा, मेरे दोस्त के करीब भी मत जाना वरना। रोनी ने ये सुना तो गुस्से से उससे कहा, वरना मैं बताता हूँ। इतना कहकर वो वैदेही की ओर बढ़ते हुए उसे किस करने की कोशिश ही करने लगा। वैदेही ने हिम्मत करते हुए उसे जोर से धक्का दिया, जिससे रोनी 2-3 कदम पीछे हट गया। ये देखकर वैदेही जल्दी से वहां से भागने लगी। उसे ऐसे भागता देखकर रोनी ने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती वैदेही। इतना कहते हुए उसने वैदेही के दुपट्टे को पकड़ लिया, पर वैदेही भागते हुए कैंटीन से बाहर चली गई। रोनी ने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, इन दोनों को अभी छोड़ो, पहले उसे पकड़ो। इतना कहते हुए वो वैदेही का दुपट्टा अपने हाथों में लपेटते हुए कैंटीन से बाहर चला गया। नीति ने मीरा से परेशान होते हुए कहा, हमें जल्दी से प्रिंसिपल को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। मीरा ने गुस्से से कहा, ठीक है तुम इन्फॉर्म करो, मैं धुलाई करती हूँ। नीति ने हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों जल्दी से कैंटीन से बाहर चली गई। इधर वैदेही की आंखों से लगातार आंसू बहे रहे थे। सारे स्टूडेंट्स हैरानी से उसे ही देख रहे थे, पर जब उन सब ने रोनी और उसके दोस्तों को वैदेही के पीछे भागता देखा तो सबने अपने काम से काम रखना ही बेहतर समझा, क्योंकि किसी को भी कॉलेज से सस्पेंड या रस्टिकेट नहीं होना था। वैदेही अचानक ही भागते हुए किसी के सख्त सीने से टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी कि 2 मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। वैदेही की आंखों से अभी भी लगातार आंसू बहे रहे थे। वेदांत ने जब ये देखा तो उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। वैदेही ने अपनी गीली पलकें उठाकर उसे देखते हुए कहा, हेल्प मी। ये सुनकर वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने वैदेही को सीधा खड़ा किया। उसने ये देखा था कि रोनी और उसके दोस्त वैदेही को बिना दुपट्टे के से कॉलेज ग्राउंड में दौड़ा रहे थे। रोनी ने वेदांत को देखा और गुस्से से कहा, तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। तुषार ने वेदांत के बगल में खड़े होते हुए कहा, मेरा दोस्त वही अपनी टांग अड़ाता है जहां उसे टांग अड़ाने की जरूरत हो। अब तक वहां पर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे। रोनी ने गुस्से से उन दोनों को इग्नोर करके वैदेही से कहा, वैदेही इधर आओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती उतना बुरा मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। वेदांत के हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। वही वैदेही डर से कांप रही थी। तभी उसके पास मीरा और नीति आ गई। उन दोनों को देखकर वैदेही ने तुरंत उन दोनों को गले लगा लिया।
वैदेही की आंखों से आंसू बहे रहे थे, जिसे देखकर नीति और मीरा का भी दिल पसिज गया था। नीति ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी है, अगर रस्टिगेट नहीं होना चाहते तो वैदेही का दूध पटा दो और दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर रोनी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि प्रिंसिपल मेरा कुछ उखाड़ पाएगा? इतना कहकर रोनी वैदेही की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर वैदेही डर से कांपने लगी। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बना ली, पर रोनी उसके पास पहुंच भी पाता उससे पहले वेदांत ने जोर का गुस्सा उसके मुंह पर जड़ दिया, जिससे रोनी के नाक से खून बहने लगा। रोनी ने गुस्से में वेदांत पर हमला करना चाहा। उसने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, प्रिंसिपल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। इतना कहकर वो उस पर अपने गुस्सों से वार करने लगा। उसके गुस्से इतने दमदार थे कि रोनी सह नहीं पा रहा था। रोनी के दोस्तों ने ये देखा तो वेदांत पर वार करने के लिए आगे बढ़े, पर वेदांत के दोस्तों ने उन सब को रोक लिया। रोनी दर्द से कहरा रहा था। वो वेदांत की मार को सह नहीं पा रहा था, जिससे वो जल्द ही बेहोश हो गया। तभी प्रिंसिपल हड़बड़ाते हुए वहां पर आया। उसने सर झुकाकर कहा, मिस्टर राठौड़। पर वो उससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वेदांत ने गुस्से से उससे कहा, आज के बाद तुम इस कॉलेज में दिखने नहीं चाहिए। आज ही तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर डीन के पास जाना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसिपल ने हमें सर हिलाया। उसने रोनी के हाथों से उसका दुपट्टा निकाला और उसके आगे कर दिया। मीरा ने उसके हाथों से दुपट्टा लेते हुए कहा, थैंक यू वेदांत, हमारी दोस्त की मदद करने के लिए। वेदांत का ध्यान तो वैदेही के चेहरे पर ही था। वैदेही ने अपना सर झुकाया हुआ था। वेदांत एकटक सिर्फ वैदेही के प्यारे से चेहरे को देख रहा था। नीति और मीरा वैदेही को वहां से ले गई। कुछ वक्त बाद वैदेही कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में पेड़ के नीचे बेंच पर बैठी थी। वहां अभी कोई नहीं था। वैदेही की आंखों से आंसू बहे रहे थे। उसने दर्द से खुद से ही कहा, क्यों हर बार हम ही? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है, इसलिए उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। उसने पलटकर पीछे देखा तो उसके पीछे 4 हैंडसम लड़के खड़े थे। उनको देखकर वैदेही डर गई। वो वहां से भागने ही वाली थी कि राघव ने उसे रोकते हुए कहा, है वैदेही रुको, हम चारों तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुमसे दोस्ती करने आए हैं। वैदेही ने कन्फ्यूजिंग नजरों से उन चारों को देखा। वेदांत ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आई एम वेदांत, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? ये वेदांत ने इतने सॉफ्टली कहा था कि वैदेही को एक पल में ही उस पर भरोसा हो गया। वही वेदांत की इतनी सॉफ्ट आवाज सुनकर उसके दोस्त हैरानी से उसे देखने लगे। उसने बारी बारी से उन चारों को देखा। वो समझ गई कि इनके इरादे गलत नहीं है। वेदांत वैदेही को हाथ न आगे करता देख अपने हाथ पीछे करने लगा, पर उससे पहले ही उसने वेदांत के हाथों में अपना हाथ देकर उससे हैंड शेक करते हुए प्यारी सी स्माइल पास की। ये देखकर वेदांत और उसके दोस्तों के भी चेहरे पर स्माइल आ गई। वैदेही ने उन सब की ओर देखकर कहा, तुम लोग कौन हो और कौन सी क्लास में हो? आदि ने वैदेही से हाथ मिलाते हुए एक्साइटेड होकर कहा, हम सब MBA के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं। ये देखकर वेदांत के साथ राघव और तुषार ने घूरकर उसे देखा। उन सब को खुद को ऐसे घूरता देखकर आदि ने अपना थूक गटक लिया। उसने नकली हंसी के साथ कहा, बाय द वे आई एम आदि। उसने तुषार और राघव की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है राघव और ये है तुषार। राघव और तुषार ने अपना हाथ ऊपर करके हाई कह दिया। वैदेही ने आदि से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मेरा नाम वैदेही है, BBA सेकेंड ईयर स्टूडेंट। राघव ने मन ही मन कहा, ये बताने की जरूरत नहीं है वैदेही, हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। वैदेही आगे कुछ कहती उससे पहले ही नीति ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, वैदेही। वैदेही ने उस ओर देखा तो उसके पास नीति और मीरा आ रहे थे। मीरा ने उन 4 लड़कों को घूरते हुए कहा, वैदेही तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें ये लड़के परेशान कर रहे थे? अभी बताती हूँ। वैदेही ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं तुम गलत समझ रही हो, ये तो मुझसे दोस्ती करने आए थे। ये सुनकर मीरा ने घूरते हुए कुछ कहना चाहा, पर उसकी नज़र वेदांत और उसके दोस्तों के चेहरे पर गई। वो उन सबको देखकर समझ गई
कि इनसे वैदेही को कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो शांत हो गई। वैदेही ने नीति और मीरा को वेदांत और उसके दोस्तों से मिलवाते हुए कहा, ये है मेरी दोस्त नीति और मीरा, ये दोनों मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए थोड़ी पॉजिटिव भी है, इसलिए इन दोनों की बातों का बुरा मत मानेगा। तुषार ने स्माइल करते हुए कहा, हम सब आज से दोस्त है राइट, तो क्या हम सब नंबर एक्सचेंज कर ले। इतना कहकर उसने अपनी तिरछी नजरों से वेदांत को देखा जो शायद यही चाहता था। मीरा ने ये सुना तो नीति के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, ये लड़के कुछ ज्यादा चालू नहीं है, बेचारी वैदेही तो कितनी मासूम है, इसे तो उन लड़कों के इरादे भी समझ नहीं आ रहे होंगे। ये सुनकर नीति ने उन चारों को देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, इन लड़कों ने आज हमारी मदद की थी, तो चलिए सब वैदेही या फिर हम दोनों के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। देख वो सब लड़के बहुत ही हैंडसम हैं, दोस्ती ही तो कर रहे हैं, क्या जाता है दोस्ती करने में। मीरा ने भी उसकी बात सोचकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तू सही कह रही है, दोस्ती ही तो करनी है, कोई बात नहीं कर लेते हैं। उसके बाद मीरा और नीति ने उन चारों से दोस्ती कर ली। ये देखकर वैदेही के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वैदेही ने अपनी घड़ी में टाइम देखकर वेदांत और उसके दोस्तों से कहा, चलिए अब हम तीनों चलते हैं, कल मिलेंगे आप सब से। इतना कहकर वैदेही नीति और मीरा के साथ वहां से चली गई। वेदांत के पास किसी का फोन आया। सामने वाले की बात सुनकर उसकी बोहे सिकुड़ गई। उसने शद लहजे में कहा, मैं जब तक वहां ना पहुंचूं तब तक टॉर्चर करो उन सबको। उसके दोस्त भी ये सब देख रहे थे, उसके हाव भाव बदलते हुए देखकर उन सब का भी चेहरा सख्त हो गया था। जहां वैदेही और उसके दोस्तों के साथ दोस्ती करते समय उन सब के चेहरे पर स्माइल थी, वही अब गंभीर भाव आ गए थे। तुषार ने सीरियस टोन में कहा, क्या हम सब आए? वेदांत ने गंभीरता से कहा, जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके दोस्तों ने नामे सर हिला दिया। राघव ने जाते हुए वेदांत को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, इसका स्वभाव तो सिर्फ वैदेही के सामने ही अच्छा है, हम दोस्तों को तो वो ऐसे इग्नोर मार कर गया है कि जैसे उसके दोस्त नहीं कोई डस्ट है। तुषार ने स्माइल करते हुए कहा, तुम जानते हो ना वो हमेशा से ऐसा ही है। बहुत सारी कारें एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। शाम का वक्त था, डूबते सूरज की किरणें सीधे पहाड़ी से टकरा रही थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक बेहद ही आकर्षक लड़का शर्टलेस होकर पुश अप्स कर रहा था। सूरज की किरणें सीधे उस लड़के के जिस्म से होते हुए उसके मास्क से ढके चेहरे पर पड़ रही थी। उस लड़के की भूरी आंखें पुश अप्स करते वक्त शून्य में ताक रही थी। चौड़े मसलस एट पेक्स ऐप के साथ वो लड़का बहुत ही ज्यादा आकर्षक और डैशिंग लग रहा था। उस लड़के के कानों में बहुत सारी दर्द से कहराने की आवाजें जा रही थी, पर उसे जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लड़का तो बस अपना ध्यान पुश अप्स में लगाए बस अपनी ही धुन में था। उस पहाड़ी मैदान में बहुत सारी कार्स खड़ी थी और उन कार्स के सामने काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स थे जिनके यूनिफॉर्म पर वीआर का टुक लगा हुआ था। एक आदमी ने अपने सामने पड़े लड़कों को दर्द से कहराता हुआ देखकर कहा, लो इतना टॉर्चर करने के बाद भी इन लड़कों की जान नहीं गई है। नीचे पड़े लड़कों में से एक लड़के ने कहराते हुए कहा, आखिर कौन हो तुम सब और हमने क्या किया है? हमें इतना मार क्यों रहे हो? उस लड़के की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड ने हंसते हुए कहा, अगर हमारे बॉस वीआर ने तुम सबको पकड़वाया है तो जरूर तुम सबने हमारे बॉस के काम में टांग अड़ाई होगी। उन लड़कों ने जब ये नाम सुना तो डर से उन सब का गला सूख गया। एक लड़का कांपते हुए बोला, ककक क्या वीआर ने, पर हमने तो उससे कोई भी पंगा नहीं लिया है। उसकी बात पर दूसरे बॉडीगार्ड ने हंसते हुए कहा, ठीक है अब वीआर ही तुम सारे लड़कों बताएगा कि तुमने उससे क्या पंगा लिया है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, पर एक लड़के ने उसके पैरों को पकड़ते हुए कहा, हमें नहीं जानना है भाई, बस हम सबको जाने दो, वरना हम उससे ये पूछेंगे तो उससे मिलने वाली भयानक सजा को हम सब सह नहीं पाएंगे। ये सुनकर बॉडीगार्ड पहले तो हंसा, पर फिर गुस्से से अपने पैरों को उस लड़के से छुड़ा कर वहां से चला गया। उसने उसके पास आकर अपना सर झुकाते हुए कहा, वीआर। वीआर पुशअप्स करते हुए रुक गया। वीआर ने अपनी भारी आवाज में कहा, ये आवाजें बहुत ही ज्यादा कम साउंड कर रही है राजू, लगता है तुम सबको अच्छे से टॉर्चर करना नहीं आता है। इतना कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा होकर उन लड़कों की ओर बढ़ने लगता है।
जैसे जैसे वो उन लड़कों की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे उन सारे लड़कों के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वेदांत को किसका कॉल आया था और उसने किसे टॉर्चर करने को कहा था?